क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी को इतना सपोर्ट क्यों करता है, लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो तो वहाँ ट्रैक पूरा बदल जाता है। सोशल मीडिया पर मोदी पूरी तरह फ्लॉप दिखाई पड़ते हैं। मोदी को सोशल मीडिया पर इतना नापसंद किया जाता है, आखिर क्यों? जी हाँ, नापसंद। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि कहीं मैं उल्टा तो नहीं बोल गया? जी नहीं। वेल, आप खुद देख लो, जब मोदी के मन की बात का यूट्यूब पर लाइव हुआ तो उस पर इतने ज़्यादा डिसलाइक आ गए कि बीजेपी को उन्हें हाइड करना पड़ा। और ये केवल एक बार की बात नहीं, बार बार ऐसा हुआ। उसके बाद बीजेपी ने उनकी सारी वीडियोज के डिसलाइक हाइड कर दिए। ट्विटर पर भी आपको एंटी मोदी हैशटैग ट्रेंड करते दिखेंगे। केवल यही नहीं, फेसबुक और यूट्यूब पर जो भी एंटी मोदी कंटेंट बनाता है उसके मिलियंस में व्यूज ईजिली आ जाते हैं, लेकिन जो भी प्रो मोदी कंटेंट बनाते हैं उनके मिलियंस तो छोड़ो, लाख टच करना मुश्किल हो जाते हैं। आखिर क्यों? सीरियसली, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा लॉजिकल एनालिसिस देखने के लिए नहीं मिलेगा जो ऐसे फैक्ट और डेटा पर बेस्ड होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अवाना और आप देख रहे हैं डिबेट क्लब। और आज की इस वीडियो को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहला, आखिर सोशल मीडिया मोदी को इतना डिसलाइक क्यों करता है। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी को इतना सपोर्ट क्यों करता है, और क्या है ये गोदी मीडिया की असल सच्चाई। इसका प्योर लॉजिकल और फिलोसॉफिकल एनालिसिस करेंगे। और तीसरे और आखिरी चैप्टर में मैं आपसे फिलॉसफी की एक सिंपल सी ट्रिक शेयर करूंगा, जिसे जानने के बाद आप किसी से भी 2 मिनट बात करके इजीली पता लगा लोगे कि वो गोदी मीडिया देखता है या नहीं। ये सेकंड चैप्टर मेरा फेवरेट है, जो आपको पॉलिटिक्स की फिलॉसफी को समझने में मदद करेगा, लेकिन इसे समझने के लिए चैप्टर 1 को स्किप मत करना। साल 2014, जब मोदी इलेक्शन जीत कर आए तो उनकी जीत के पीछे इसी सोशल मीडिया का सपोर्ट सबसे अहम माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2023 तक आते आते ट्रैक बिल्कुल उल्टा हो गया? क्या सच में मोदी ने इतनी गलत पॉलिसीज या गलत फैसले लिए जिसकी वजह से ये सब हुआ? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले देश की पॉलिटिकल इक्वेशन को समझना पड़ेगा। 2014 से पहले देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में सपा, बसपा और आरएलडी जैसी तमाम छोटी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी साख मजबूत कर रही थी। देश का वोटर्स भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बिखरा हुआ था। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी पीएम बनते हैं, वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ, इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक कॉमन एनिमी मिल जाता है। जहां पहले इनका कोई कॉमन एनिमी नहीं था, इसलिए ये एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन फील करते थे। यूपी में सपा बसपा के साथ, तो बंगाल में ममता बनर्जी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी। यही हाल पूरे देश का था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति तेजी से बदली और मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति बनने लगी। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि 2014 में मोदी को केवल 31% वोट मिले, यानी कि रफ सेंस में देखा जाए तो 69% वोट उनके अगेंस्ट ही थे। वो 2019 तक आते आते राजनीतिक पार्टियों ने एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसकी फिलॉसफी थी मोदी वर्सेस ऑल। अब यह बात भी समझने लायक है कि सोशल मीडिया के यूजर भी तो वही वोटर थे जिन्होंने 2014 में वोटिंग की, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ये यूजर 31 वर्सेस 69 में बटे थे। जो सोशल मीडिया पहले पॉलिटिकली बिखरा हुआ था, आज वो तेजी से यूनाइट होने लगा। सोशल मीडिया पर भी इन वोटर्स को एक कॉमन एनिमी मिल गया, जिसका ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने ज़बरदस्त लाभ उठाया। जब उन्होंने अपना एंटी मोदी कंटेंट यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू किया तो देश का ये 69% वोटर ध्रुव को सपोर्ट करने लगा। इसीलिए रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे लोग जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आते ही मिलियंस हिट कर जाती है। और जो लोग मोदी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं उन्हें केवल इस 31% वोटर्स का ही सपोर्ट मिलता है, जो कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। और टू बी फ्रैंक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस। और ये बिजनेस नंबर और व्यूज पर चलता है। इन सिंपल वर्ड, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर एंटी मोदी कंटेंट बनाने वाले बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मोदी को नापसंद करने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर मोदी को सबसे ज़्यादा हेट रेट मिलती है।
अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ इतना उफान दिखाई पड़ता है तो क्या 2024 में इसका इलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ेगा? सही कहूँ तो इसका उत्तर यस और नो दोनों है। वेल, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। गोदी मीडिया की असल सच्चाई क्या है? क्या मोदी ने सच में मीडिया को खरीद रखा है? देखिए, जब भी कोई मीडिया या पत्रकार किसी एक नैरेटिव से बायस्ड होकर रिपोर्टिंग करे तो उसे गोदी मीडिया कहा जा सकता है। जैसे अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन जैसे लोगों की मोस्टली रिपोर्टिंग मोदी के फेवर में होती है। रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे लोग केवल एंटी मोदी रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए ये भी एक तरह से उसी ही गोदी मीडिया का हिस्सा है, क्योंकि जो भी केवल विरोध या केवल सपोर्ट करता है वो सब गोदी मीडिया का हिस्सा है। और ऐसी रिपोर्टिंग से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी को इतना सपोर्ट क्यों करता है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर राजनीतिक सत्ता के चरित्र यानी कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। ये राजनीतिक सत्ता एक ऐसा फोर्स होती है जो अपने आसपास सभी इंस्टीट्यूशंस को अपने में समेटने का प्रयास करती है और इससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं रह सकती, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट या फिर कांग्रेस। लेफ्ट आइडियोलॉजी को आप चाइना और रसिया जैसे देशों में देख सकते हैं, जहां मीडिया का एम भी नहीं बचा, वहां मीडिया को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। भारत में इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी। उस समय भी कांग्रेस का भारत के लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस पर पूरा कंट्रोल था, चाहे वो मीडिया हो या कोई और इंस्टीट्यूशंस। लेकिन जैसे ही कांग्रेस कमज़ोर होने लगती है वैसे ही छोटे छोटे दल मजबूत होने लगते हैं। अब सेंटर में ऐसी कोई भी सत्ता नहीं बचती जिसका भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस पर पूरा नियंत्रण हो। ऐसे माहौल में मीडिया जैसे संस्थान तुलनात्मक रूप से फ्री काम करते हैं। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलती है और एक मजबूत राजनीतिक सत्ता केंद्र में आती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मजबूत राजनीतिक सत्ता का चरित्र है कि वह अपने आसपास की संस्थाओं को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। इसलिए यह बात सही है कि भारत में मीडिया पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। इस बात को कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉमन फैक्टर है मजबूत राजनीतिक सत्ता। इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगी वो यही करेगी। पूरा इतिहास इसी बात का गवाह है। जब कांग्रेस मजबूत थी तब इंदिरा गांधी पर भी डिक्टेटर होने के आरोप लगते थे, और जब आज बीजेपी मजबूत है तो मोदी पर भी डिक्टेटर होने के आरोप लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आज की मीडिया पर मोदी का कितना प्रभाव है। इस पर तो लंबी बहस हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि देश में राजनीतिक स्तर पर मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति बनने लगी। ज़्यादा बड़ा वर्ग वो है जो मोदी के बारे में नेगेटिव कवरेज देखना चाहता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस बड़े वर्ग की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। इसीलिए यूथ के एक बड़े वर्ग को लगता है कि जब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एंटी मोदी कंटेंट आ रहा है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं। इससे उनके मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि मीडिया मोदी के दबाव में है। उनकी यह सोच पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं, क्योंकि लल्लन टॉप जैसे मीडिया भी तो इंडिया टुडे का ही हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग उन पर एंटी मोदी होने का आरोप लगाते हैं। देखिए, आपको इस बात को समझना चाहिए कि यह खेल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है। यह एक राजनीतिक सत्ता का नेचर है। सरकार चाहे किसी की भी हो, जब भी वह बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तो वह अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इसीलिए इन राजनीतिक सत्ताओं के मजबूत होने के नुकसान भी हैं और कुछ फ़ायदे भी। जैसे मजबूत कांग्रेस के अंडर में ही भारत का यूनिफिकेशन हुआ, और मजबूत कांग्रेस के अंडर में ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। अदरवाइज भारत आज दोनों ओर से पाकिस्तान से घिरा होता। और जब कांग्रेस 2010 के आसपास कमज़ोर थी तब चाइना के डर से हमारे देश के पीएम अपने ही देश अरुणाचल प्रदेश में जाने से डरते थे। उस समय चाइना बॉर्डर को लेकर संसद में हमारे विदेश मंत्री का क्या जवाब था, आपको सुनना चाहिए। China is much advanced. Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर हम चाइना बॉर्डर पर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या अच्छी सड़कें या अपनी आर्मी को मजबूत करते हैं तो चाइना हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए हम चाइना बॉर्डर पर कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन जैसे ही
केंद्र में मोदी के अंडर में एक मजबूत सरकार बनती है। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे और चाइना के बॉर्डर पर होने वाले खर्चे को कई गुना बढ़ा दिया जाता है और चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस इंडिया में बंद कर दिए जाते हैं। लद्दाख और डोकलाम जैसे स्टैंड ऑफ से चाइना की चटपटाहट को देखा जा सकता है। अब चाइना और पाकिस्तान के हित में है कि भारत में एक कमजोर सरकार बने। न केवल पाकिस्तान और चाइना, इवन यूएसए और यहाँ तक कि भारत में बैठा थर्ड फ्रंट भी यही चाहता है कि भारत में एक कमजोर सरकार बने ताकि इंडिया की पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग चलाया जा सके। खैर, मेरा उद्देश्य आपको यह बताना था कि एक मजबूत सरकार के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। चैप्टर 3। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी इन लोगों को आंख बंद करके फॉलो करता है तो समझ जाना कि वो भी गोदी मीडिया को ही देखता है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के नाम पर आपको अपना एजेंडा सर्व करते हैं और केवल वन साइड ही आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इन्हें ना सुने, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इन सभी को सुनो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस क्लियर हो सके। और फाइनली एक ही बात कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अच्छाई और बुराई दोनों निकालना सीखो, अदरवाइज आप भी एक तरह से पॉलिटिकल फॉलोवर बन के रह जाओगे। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कट्टर फॉलोवर बनते हैं तो समझ लेना आप राजनीतिक रूप से मर चुके हो। और फाइनली, क्या 2024 के इलेक्शन में मोदी को सोशल मीडिया पर अपनी इस नेगेटिव इमेज का नुकसान होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि पॉलिटिकल बायसनेस नहीं रखता, जब वो सोशल मीडिया पर देखता है कि मोदी को इतने सारे लोग हेट करते हैं तो इतने सारे लोग एक साथ गलत तो नहीं हो सकते, कुछ तो सच्चाई होगी। इसीलिए वो इस सोशल मीडिया के फ्लो में बह सकता है। और इसका दूसरा उत्तर है प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी के हेटर्स मोदी को नापसंद जरूर करते हैं, लेकिन वो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी नहीं करेंगे। उनका यह वोट आपस में बट जाएगा और भारत में इलेक्शन जीतने के लिए लगभग 35% वोट शेयर सफिशिएंट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं आपसे वही मिलता हूँ। और अगर आप द केरला स्टोरी का भी एक लॉजिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और अगर आप इसी तरह का लॉजिकल कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।